चलिए कोई बात नहीं, होते रहेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा अदरवाइज। आज वैसे ही क्लास हमारी लेट है ना, आज क्लास वैसे भी लेट हुई है। ओके, तो हम करेंगे आज जो हमारा जो आज का जो वर्क है वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर, वो है अ रूम ऑफ वंस ओन। तो लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग कर लीजिए, अ रूम ऑफ वंस ओन। वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है और ये एक ऐसे है, ऐसे बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा ये ऐसे लिखा गया है। मैं आपको एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझाती रहूंगी, पर क्योंकि ये लेंथी काफी है तो हम इसको लिखना भी स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ की जरूरत नहीं थी, ये रिटर्न में ही है। ठीक है, तो फटाफट लिखेंगे समझते हुए। तो देखिए, ये एक कलेक्शन ऑफ ऐसे है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऐसे, एक ऐसे का कलेक्शन है। होता ये है कि चलो साथ ही साथ लिखेंगे तब आपको समझाते भी रहेंगे। ये पूरा का पूरा जो ऐसे है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 हिस्सों में ये डिवाइड किया गया है। और ये जो वर्क है इनका, जो ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ का, ये एक फिक्शनल वर्क समझ लीजिए, क्योंकि इसमें उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। लेक्चर की भाई यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी अभी लिखवाती हूँ, तो वहां पर कहा जाता है कि भाई आदर किया जाता है कि आप आइए और इन लड़कियों को, मतलब इन विमेंस कॉलेज में आए हैं तो अपने कुछ 2 शब्द बोलिए, और फिर उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, लिखते लिखते। तो पहले तो लिख लो, पब्लिश्ड इन 1929, पब्लिश्ड इन 1929। बहुत आसान भाषा में मैंने पूरी समरी लिखी है, आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज नहीं करी है, सिर्फ आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक, तो पब्लिश हुई थी 1929 में। और यहाँ पर न्यूनहम, NEWNHAN, एंड गिरटन वुमेन्स, गिरटन वुमेन्स कॉलेज, विमेन्स कॉलेज, इस कॉलेज में, जो कहां पर था ये कॉलेज, गिरटन वुमेन्स कॉलेज, जो कहां पर था, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये कॉलेज था। ठीक है, और इनको कहा गया था, भाई वर्जीनिया वुल्फ को बुलाया गया था कि भाई आप आइए और आप इस कॉलेज में, जो इंग्लैंड में था, न्यूनहम एंड गिरटन वुमेन्स कॉलेज, आप यहाँ पर अपना कोई एक लेक्चर दीजिए। मतलब, और लेक्चर के लिए फिर उनको पर्ची मिली, टॉपिक मिला उनको, कौन सा टॉपिक मिला कि किस टॉपिक पे वो बोले। तो विमेन फिक्शन करके एक टॉपिक आया था उनके पास, और फिर उसी पे उन्होंने सोचना शुरू करा। तो लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, टू डिलीवर अ लेक्चर इस कॉलेज में, एक मिनट, इस तरीके से लिखिए आप, यहां से एक लाइन ऐड करवा देते हो, Virginia Woolf was invited to Newham and Girton Women's College। इस तरीके से लिख लीजिए, ये लाइन भी ऐड कर लीजिए इसके साथ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ को इनवाइट किया गया था न्यूनहम एंड गिरटन वुमेन्स कॉलेज, दैट इज इन इंग्लैंड, टू डिलीवर अ लेक्चर एक लेक्चर देने के लिए। और वो लेक्चर क्या था, उनको जो लेक्चर आया था ऑन विमेन फिक्शन, विमेन फिक्शन, ये इनको टॉपिक आया था। और इस टॉपिक पे कहा गया था कि आप इनको, ये जो टॉपिक आया था उनके पास विमेन फिक्शन, कि भाई इस पे आप एक लेक्चर दो। अब होता यह है कि काफी टाइम तक तो
जब ये टॉपिक आता है तो वर्जीनिया वुल्फ खुद नहीं समझ पाती हैं कि मैं इसमें दूं तो दूं क्या, बहुत सोच विचार में पड़ जाती हैं। तो बहुत सोचने में जब लगती हैं फिर वो अपने आइडियाज थॉट्स डेवलप करने लग जाती हैं, और फिर सोचते सोचते वो क्या हो जाती हैं, सोचते 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 फिर वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू पे चली जाती हैं। और फिर 4-5 फेजों में इस ऐसे को उन्होंने कंप्लीट किया है, जिसमें इन्होंने काल्पनिक, जिसको कहते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स ही लिए हैं, और फिक्शनल कैरेक्टर्स के रूप में ही एक एक चीज को उन्होंने दर्शाया है। तो हम एक एक करके पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिख लिया तो बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगी, जिससे कि हम कैरेक्टर, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जल्दी से लिख लिया तो बताइए, सबने लिख लिया? ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ। देखिए कई बच्चों के नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये मत समझना कि छूट गया है, आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फिर वो आप रिकॉर्डिंग में एक बार ढंग से देख लेना। चलिए, अब इसमें मैरी बेटन, MARY, मैरी बेटन, ठीक है। दूसरी आती है आपकी मैरी सेटन, मैरी बेटन, मैरी सेटन, मैरी चारमाइकल, CHARMICHAEL, कार्मिकल होना चाहिए, कार्मिकल, ठीक है। मैरी बेटन, मैरी सेटन, मैरी कार्मिकल। अब कोई बात नहीं, जिसका हो रहा है आप समझते रहिए, फिर एक बार ढंग से इस क्लास को बाद में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो उनको टॉपिक दिया था कि लेक्चर डिलीवर करो, तो वो लेक्चर था विमेन फिक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लिए हैं ये भी क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि विमेन की बात चल रही है, तो इन्होंने सारी की सारी लेडीज का ही उदाहरण देते हुए इन्होंने लेक्चर को स्टार्ट किया। अब इन्होंने जो लेक्चर जो स्टार्ट किया, उन्होंने ये बोला, ये जो लेक्चर था ये सारा का सारा इनका एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की ओर दर्शाता है। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, लिख लीजिए, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की ओर ये चीज क्या करती है, दिखा रही है। इसमें एक चीज आप थोड़ा सा लिख लीजिए, एक थीम टाइप की भी आ जाती है, तो वो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ फेमिनिस्ट टेक्स्ट की तरह। यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, जो इस नोवेल, जो इस ऐसे का पूरा वर्क था, जो सारांश था, वो क्या था, वो किस चीज पे है, तो एक पॉइंट देती है, अ वुमेन मस्ट हैव, a woman must have money and space, must have money and space, या आप कह सकते हो, वैसे यहाँ पर मैं बता दूंगी स्पेस रूम को कहा है, लेकिन यहाँ जो लाइन दी गई थी वो रूम के लिए कहा गया था, स्पेस को रूम कहा गया है, ठीक है। तो मनी एंड रूम ऑफ हर ओन, of her own, if she is to write fiction. तो यहाँ पर एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म करते हुए, क्योंकि जो ये अपने वर्क में दिखाना चाहती हैं, वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो फीमेल है, फीमेल मतलब यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है हमें, जब हम इनका ये जो वर्क पढ़ते हैं, तो हम जैसे जैसे पार्ट्स में चलेंगे, उदाहरण से ये कैरेक्टर जो फिक्शनल है, इन्हीं से हमें समझ में आएगा कि ये इस निष्कर्ष तक पहुंचती है, ये कंक्लूजन है। तो वो कहती है कि एक लेडी के पास पैसा होना और उसको एक रूम का मतलब उसके पास एक स्पेस, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलना,
उसको बहुत जरूरी है अगर वो लिखना चाहती है अपने आप। अगर वो चाहती है कि मुझे पोइट बनना है या ऑथर बनना है, तो उसके पास ये दो चीजें होनी बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो चले आगे बढ़िए, हम आगे चले। अब हम आगे चलते हुए इस ऐसे को बढ़ाते हुए चलेंगे, जो फेमिनिस्ट की क्रिटिसिज्म, आलोचना कैसे करी, कैसे बताया कि क्या फर्क है, फेमिनिस्ट को क्यों आज अभी भी जो लिटरेचर का जो फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है, बैकड्रॉप है, ऐसा क्यों है। तो ये सब चीजें अब आगे वे चलते हैं हम ऐसे पे। तो हम शुरुआत करेंगे मैरी बेटन से। यहां तक लिख लिया तो जल्दी बताएं प्लीज, बताते रहिए फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज जल्दी से बताएं, क्योंकि हाँ थोड़ा आप इस स्पीड में भी चलेंगे तब थोड़ा सा ये हो पाएगा, क्योंकि ये एक लंबा ऐसे है लिखने भी। हाँ ठीक है, चलिए। अब क्या होता है, सबसे लिखिए, पहले हम पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्या होता है, मैरी बेटन, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगी। मैरी बेटन is sitting alone near the riverside in, कहां पर ये भी लिख लीजिए, इन ऑक्सब्रिज। ये जो ऑक्सब्रिज है, ये जो ऑक्सब्रिज है ये भी एक फिक्शनल काल्पनिक यूनिवर्सिटी बना रखी है। ठीक है, तो लिख देते हैं फिक्शनल यूनिवर्सिटी। सब चीज फिक्शनल है क्योंकि वो काल्पनिक चीजों को रख के तब जाके वो चीजों को बता रही है, फिक्शनल यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिलाते हुए उनकी तुलना करके बता रही है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ठीक है, इसको मिलाते हुए वो उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था ऑक्सब्रिज। तो यहाँ पर पहली चीज जो देखने को मिल रही है कि मैरी बेटन, पार्ट 1 में हमें ये देखने को मिलता है कि मैरी बेटन एक फिक्शनल कैरेक्टर है। वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में जाती है, किनारे पे बैठी हुई है, नदी के किनारे बैठी हुई है और वो सोच रही है। अब वो क्या सोचती है, इसको लिखो, शी इज थिंकिंग ऑफ द टॉपिक। शी का मतलब यहाँ है मैरी बेटन। ठीक है, मैरी बेटन थिंकिंग ऑफ द टॉपिक और टॉपिक जो इनको मिला है आपको पता है वो क्या है, विमेन एंड फिक्शन। विमेन ठीक है, होता क्या है कि भाई टॉपिक मिला है, जैसे ये कहानी की शुरुआत इस तरीके से कर रही है, सब चीज काल्पनिक रूप में लेते हुए चल रही है। तो यहाँ पर मैरी बेटन जो वर्जीनिया वुल्फ है वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है पार्ट 1 को कि भाई मैरी बेटन ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहां अकेले बैठी हुई है नदी के किनारे और सोच रही हैं कि भाई मैं इस टॉपिक को कैसे लिखूं, वुमेन एंड फिक्शन। ठीक है, यही टॉपिक जो उनको दिया गया था लेक्चर देते वक्त। ठीक है, किसको, वर्जीनिया वुल्फ को दिया गया था। ठीक है, बट शी थिंक, बट अब इसमें क्या है, बट देन शी हैज टू फेस, लेकिन इसी के आगे आगे चलेंगे। शी का मतलब है मैरी बेटन। Mary Beton has to face the discrimination.
वो सोचती तो है कि मैं विमेन इन फिक्शन के ऊपर वो सोच रही हैं, लेकिन उनको जैसे वो इस यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनको कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में भेदभाव नजर आता है। वो भेदभाव क्या है अभी बताती हूँ। यहां तक लिख लिया कि नहीं? एक छोटे से शब्दों में जहां तक कर लिया वहां मैं समझा दूं। लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है वर्जीनिया वुल्फ को, और कहा जाता है कि भाई उनका पास टॉपिक आता है कि आपको विमेन एंड फिक्शन पे बोलना है। तो थोड़ी देर तक तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं शुरू करूं तो करूं कहां से, लेकिन वो जब सोचती रहती हैं, तो अचानक ही बोलते बोलते उनके मन में विचार आ जाते हैं और वो हर चीज फिक्शनल, काल्पनिक हर चीजों को तैयार कर लेती है। और विमेन इन फिक्शन जो उनको टॉपिक दिया था उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और 5 हिस्सों में पहला जो पार्ट होता है उसमें वो मैरी बेटन को ले लेती हैं, अपने आप को ही एक तरफ से दिखाया जाए तो नरेटर। तो यहाँ पर वो मैरी बेटन जो है वो गई है फिक्शन, उसको विमेन फिक्शन पे टॉपिक चाहिए, वो उसके बारे में सोच रही है। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सब्रिज, जो कि खुद एक काल्पनिक यूनिवर्सिटी है, वहां जाती है, और वहां जाने के बाद उसको वहां से भेदभाव देखने को मिलता है। अब पहला भेदभाव क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सबने लिख लिया, हम फटाफट से चलेंगे आगे। उसको बोला जाता है, मैरी बेटन को कहा जाता है, यू कांट सिट। यू कौन है? ये यू यहाँ पर संबोधित कर रही हूं मैं बार बार, मैरी बेटन है, क्योंकि आपको मैरी बेटन की ही कहानी मिलेगी पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो यू कौन है? मैरी बेटन है। तो इसको कहा जाता है यू कांट या यू कैन नॉट सिट ऑन दिस ग्रास, यू कांट सिट ऑन दिस ग्रास। वो बेचारी बैठी रहती है, थोड़ा घास में बैठी हुई है, तो घास में बैठे बैठे सोच रही है, लेकिन तभी कोई आता है, वो कहता है भाई तुम इस घास में नहीं बैठ सकती, इस यूनिवर्सिटी की घास में। ठीक है, तो उसको यहीं पर लगता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो घास थी, ये जो अरेंजमेंट था, ये किसके लिए था? स्कॉलर्स के लिए था। तो लिख लो एज ओनली फॉर स्कॉलर्स, एज ओनली फॉर स्कॉलर्स। और स्कॉलर्स कौन थे? वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रही थी, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मानी जानी थी, लेकिन यहाँ सिर्फ मेल पढ़ते थे, मेल्स। तो स्कॉलर्स जो थे वो पूरे के पूरे मेल्स थे। तो वहां ये पक्षपात देखने को मिला कि लेडी को बैठने नहीं दिया, और मेल्स के लिए था, वो जगह मेल्स के लिए थी बैठने की। यहाँ तक समझ में आ गया? देन शी कम्स टू द लाइब्रेरी। चलो यहां से वो उठ जाती है। अब उसके बाद वो टॉपिक की वजह से क्या करती है? देन शी कम्स टू द लाइब्रेरी। अब वो सोचती है चलो भाई मैं टॉपिक के लिए मैटर तैयार करने के लिए यहाँ की लाइब्रेरी के अंदर घुस जाती हूँ, वहां मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा विमेन फिक्शन पे। तो देन शी कम्स टू द लाइब्रेरी, फिर वो लाइब्रेरी चली जाती है। अगेन दोबारा से उनको यहाँ मनाही हो जाती है। अगेन इट इज सेड, again it is said that ladies are not allowed, that ladies are not allowed, ठीक है, to enter the library। फिर से उनको दूसरी चीज देखने को मिली कि लाइब्रेरी में इनको एंटर नहीं करने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेडीज के लिए नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो हमने यहाँ बात कही पहले उसमें टॉपिक में, वो यही था, अ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो ये पूरी की पूरी एक आलोचना है किसके ऊपर, कि किस तरीके से भेदभाव किया गया है एक मेल और एक फीमेल। तो वही टॉपिक लेके विमेन फिक्शन यही दिखाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब जब उनको बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है तो उनको ये लग जाता है कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो आप लिख लीजिए, शी फेस्ड अगेन द डिस्क्रिमिनेशन between the gender, discrimination between gender, कि ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। भी ऐसा कैसा?
ये उन्होंने दिखाया, ये इन्होंने बताते बताते अपने लेक्चर में ये बता रही थी। ठीक है, यहाँ तक लिखिए तो जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी बताएं सभी लोग, थोड़ा हाथ भी जल्दी चलाइएगा। ठीक है, बहुत आसान, वैसे आपको समझने में इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में इसको बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब क्या होता है भाई, वो दुखी मन से दुखी हो जाती है जब उसको मना कर देते हैं एंटर नहीं मिलेगा, तुम्हें एंट्रेंस नहीं मिलेगा। तो वो फिर लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है। तो जब वो लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आ रहे थे, एंटर कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लिख लीजिए, देन व्हाइल शी वाज गोइंग बैक, शी वाज गोइंग बैक, वो वापस जा रही थी। सॉ द डायरेक्टर्स, ठीक है, रिनाउंड डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स मूविंग टू द यूनिवर्सिटी। वो देख रही थी अरे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो जब वो ये चीज देखते हैं तो उसके दिमाग में एक विचार आता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है, जब इतने बड़े डायरेक्टर्स इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो वो सोचती है कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब चीज के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल, कितने पैसे लगते हैं, ये विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। तो लिख लीजिए, हाउ मच मनी, वो सोचती है, हाउ मच, मैरी बेटन सोच रही है, हाउ मच मनी दे हैव इन्वेस्टेड, उन्होंने कितना खर्चा किया होगा इन फॉर्मिंग अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी बनाने में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया होगा, ये वो सोच रही है, शी इज थिंकिंग, ये विचार उसके मन में चलते हैं। और ये शी कौन है, नन अदर देन मैरी बेटन। कैरेक्टर तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? जल्दी से बताएं, बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ, बताइए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या होता है, अब भाई बेचारी बड़ी दुखी हो गई, उधर गई थी अपने अपना मैटर तैयार करने के लिए गई थी, टॉपिक दिया गया था वुमेन फिक्शन, यूनिवर्सिटी जाती है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी जाती है, वहां उसको घास में बैठने से मना कर दिया जाता है कि ये तो स्कॉलर्स के लिए है। उसके बाद वो दुखी मन से फिर चलो लाइब्रेरी चली जाती है। जब वो लाइब्रेरी जाती है तो कहा जाता है ये लेडीज के लिए नहीं है। फिर जब वो वापस आती है, वापस आने के बाद वापस आते आते देखती है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और उसके मन में एक ख्याल आने लग जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को, या कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, उसको कितना पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पैसे की बात चली, क्योंकि मनी एंड स्पेस की बात चली है, और रूम ऑफ अनसोन में। तो वो उसके मन में ये विचार डेवलप होने लग जाते हैं। तो जब ये विचार उसके डेवलप होते हैं, उसका काम तो बनता नहीं है, वो वापस अपने हॉस्टल चली जाती है। जब वो हॉस्टल जाती है तो हॉस्टल में जो उसकी रूममेट है, जो उसकी दोस्त है, उसका नाम मैरी सेटॉन है, वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये सारी कहानी वो उसको बताती है। तो उसको आगे हम लिखेंगे, तो चलिए लिखिए, देन मैरी बेटन गोस बैक टू हर हॉस्टल, अपने हॉस्टल वो वापस चली जाती है। ठीक है, एंड टॉक अबाउट दिस मैटर, एंड टॉक्ड, इसी मैटर, बातों, इस बातचीत को वो बात करती है, किससे बात करती है, दिस मैटर टू मैरी सेटॉन, जो दूसरी फिक्शनल कैरेक्टर है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गई होगी कहानी। लिख लिया तो बताइए, आगे चलेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने। अब जब ये हो जाता है, वो इससे बात करती है अपनी दोस्त से जो हॉस्टल की रूममेट है कि भाई बताओ ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो उसको बोलती है कि कितने पैसों की जरूरत पड़ती होगी एक हॉस्टल को चलाने के लिए, कितनी डिफिकल्टी होती होगी, कितना पैसा चाहिए होता होगा। तो उस चीज को आप लिख लीजिए। शी सेज इट वुड बी डिफिकल्ट, और यहाँ ये शी सेज बेटन है, ठीक है, बेटन, बार बार मैरी नहीं लिख रही हूँ, समझ जाना, बेटन। शी सेज इट वुड बी डिफिकल्ट इट वुड बी डिफिकल्ट, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा, टू मैनेज टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट, खर्चे के लिए, ऑन कॉलेज, कॉलेज में, हॉस्टल में और यूनिवर्सिटीज में। उसका कहने का तात्पर्य है कि बहुत पैसों की जरूरत पड़ती होगी, इतना आसान नहीं होता होगा, ठीक है, टू रन एनी यूनिवर्सिटी। अगर वो कहती है, उसके मन में जब ये विचार आ रहे होते हैं, तो वो अपने दोस्त को बोलती है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, कोई भी हॉस्टल चलाने के लिए जो पैसा लगता है, जो खर्चा होता है, वो इतना आसान नहीं होता होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट लगती होगी। वो अपने दोस्त को बताती है। इसके बाद एक और थॉट मैरी बेटन के माइंड में आता है, तो लिख लीजिए, वन मोर थॉट one more thought hit to Mary Beton, that why क्यों women are always poor। और फिर उसके दिमाग में एक विचार और बैठ जाता है मैरी बेटन के, कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि विमेन्स हमेशा गरीब होती है, वो पुअर ही रहती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता। उसके मन में ये विचार भी डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद हाउ इज इट पॉसिबल, वो ये सोचती है कैसे संभव है भाई, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है लेडीज को। और इस तरीके से पहला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक। हेंस फर्स्ट पार्ट फिनिश्ड। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताएं फिर आगे चलेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, तो आप इसके बाद आगे की, ठीक है ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, मैं आगे ले लूं फिर, ठीक है। तो चलिए अब क्या होता है, अब हम सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। इन सेकेंड पार्ट, ठीक है, अभी तक तो वो वापस आ गई हॉस्टल से, वो खर्चे के बारे में सोच रही है, और उसके मन में एक विचार आ गया कि लेडीजें गरीब क्यों होती है। अब दूसरे पार्ट में क्या होता है देखते हैं। अब होता ऐसा है कि भाई उसको तो अपना टॉपिक कवर करना ही है, तो वो दोबारा लाइब्रेरी जाती है। तो लिख लीजिए, मैरी अगेन गोज टू द लाइब्रेरी दोबारा से लाइब्रेरी जाती है फॉर द सर्च ऑफ अ टॉपिक for a search to a topic। जो टॉपिक उसको दिया गया था उसी टॉपिक के लिए ये दोबारा जाती हैं। गिवन टू हर
इस टॉपिक के सर्च के लिए ये दोबारा अगले दिन वहां चली जाती है। कहाँ चली जाती है? यूनिवर्सिटी चली जाती है, लाइब्रेरी। लेकिन अब क्या होता है, इस समय इनको अनुमति मिल जाती है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, दिस टाइम शी गेट्स द एंट्री तो बड़ी खुश भी हो जाती है कि भाई हमें एंट्री मिल गई इस बार जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। एंड सॉ अ लॉट ऑफ बुक्स, उस लाइब्रेरी में जब वो जाती है तो उन्हें वहां बहुत सारी किताबें मिलती है, बहुत सारी। और बुक्स किस पे थी? जो विमेन फिक्शन के ऊपर थी, ठीक है। बुक्स रिटन ऑन विमेन। इस चीज से बड़ी खुश होती है, लेकिन फिर दुख पैदा हो जाता है। विमेन फिक्शन, विमेन एंड फिक्शन, सॉरी, विमेन एंड फिक्शन, औरत और काल्पनिक, ये है। एंड भी लगा दीजिए, ठीक है, एंड भी लगाना। विमेन एंड फिक्शन टॉपिक ये रहता है, ठीक है, कि विमेन और काल्पनिक। क्यों कहा फिक्शन? क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। अभी मैं कंक्लूजन में नहीं आ रही, पर फिर भी बता देती हूँ। फिक्शन होता है काल्पनिक, तो एक्चुअली लेडीज को फिर वही रख दिया गया था कि भाई तुम तो सिर्फ फिक्शनल चीजें ही लिखो, तुमको ज्यादा, तुम लोगों को पोइट्री वोइट्री सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे मैं उस एंड में कंक्लूजन में इसका टॉपिक का मतलब बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने बता ही दिया, विमेन, लेडीज और फिक्शन, बस इसी के बीच में एक रिलेशन रह गया। समझ में आ गया? तो अब वो देखती है कि लॉट ऑफ बुक्स रिटन ऑन दिस विमेन, विमेन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है बाय मेन। लेकिन मेल्स ने लिखी है, फीमेल्स ने तो विमेन के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। तो यहां भी ये चीज इनको बड़ी बुरी लगती है कि इसका मतलब लेडीजों को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेडीज की बातों को जेंट्स ने लिखा। तो ये चीज उनके, ये अपने वर्क से हमें शो कर रही है, मतलब कि वो बता रही है कि भाई वो जब वहां गई तो उनको ऐसा दिखा। समझ में आ गया? सी सर्च फॉर द बुक्स, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया बुक्स को सर्च करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, शी स्ट्रगल फॉर द बुक, उन्होंने कोशिश करी कि भाई ढूंढू फॉर द बुक ऑन विमेन, जो किससे लिखी हो? बाय एनी विमेन, किसी भी लेडी ने तो लिखी हो। उन्होंने छान मारा, टटोल मारा कि भाई कोई तो ऐसी किताब हो जो विमेन के ऊपर किसी फीमेल ने लिखी हो। लेकिन इस सर्च में उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जो मिलता सब मेल्स ने उनके ऊपर लिखा हुआ है, और मेल्स ने भी लेडीजों को उनकी जो नेगेटिव चीजें हैं उनको ज्यादा बताया है एज पर द फीमेल की अंदर की फीलिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, और समझ गया तो जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लिया तो जल्दी बताएं प्लीज, कम ऑन, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे के पार्ट में। अब क्या होता है, आगे के पार्ट में नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा ये सेकंड पार्ट ही चल रहा है, इसमें क्या क्या होता है ये देखते चले जाएंगे। अब क्या होता है, अब होता ये है जब उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, फिर वो उसका दिमाग तो खराब हो ही गया, भाई कुछ लेडीज की चीज और लेडीज के ही द्वारा नहीं लिखी गई, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसको कुछ नहीं मिला ऐसा। फिर वो बैठ जाती है टेबल पे, और एक पेपर होता है, उस पेपर में वो एक ड्राइंग कर देती है और एक इंसान बना देती है, वो भी काल्पनिक है। उसका नाम वो लिख देती है प्रोफेसर वॉन एक्स। तो अब उसको लिखेंगे हम, देन ड्यूरिंग दिस सर्च, इस तरीके से लिखिए, ड्यूरिंग दिस सर्च इस सर्च, ये सर्च कौन सी है? वो किताब में लेडीज को ढूंढ रही है कि लेडीज ने कोई, लेडीज के ऊपर कोई किताब लिखी हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस सर्च शी फाइंड्स नथिंग, तो वो क्या करती है, एक चीज लिख लो, शी मेक्स वन ड्राइंग। शी का मतलब ये है बैठन, मेक्स, ठीक है, लिख लीजिए, वन ड्राइंग
एक ड्राइंग बनाती है एक पेपर में, ऑन अ पेपर, और उस पेपर में वो बना देती है एक फिक्शनल कैरेक्टर। वो ड्राइंग जो होती है वो कौन होती है, लिख लीजिए, प्रोफेसर वॉन एक्स। प्रोफेसर वॉन एक्स, और ये प्रोफेसर वॉन एक्स कौन होता है, ये अगेन एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये अगेन क्या है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। और इस कैरेक्टर को जो बेटन है उसने कैसा दिखाया कि बड़ा ही खराब है, बड़ा ही रूड है, निर्दयी है, लेडीजों से बहुत ज्यादा हेट करता है, इस तरीके का कैरेक्टर उसने बना दिया। तो लिख लीजिए, ही इज वेरी अगली, वो बहुत ही ज्यादा अगली है, बुरा है दिखने में, रूड है, एंड मिजोजाइनिस्ट या गाइनिस्ट, एंड मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, वन हु हेट्स फीमेल्स, जिसे स्त्रियों फीमेल से नफरतों से, वो एक को तो हम फेमिनिस्ट कहते हैं और ये है मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। इस तरीके का इसका क्या रहता है, एटीट्यूड, मिजोगाइनिस्ट एटीट्यूड। ये उसने सब काल्पनिक बनाया है, पेपर में बनाया है, तो एक प्रोफेसर को भी बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हम अगर बात करें तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ट्राई कर रही है, कन्वे करना चाह रही है कि मैन हमेशा, जो लोगों ने जो मेल्स से जो लिखा है वो लेडीजों के हमेशा खिलाफ ही लिखा है। वो ये चीज यहाँ से अपने इस काल्पनिक कैरेक्टर से समझा रही है, जो वुमेन्स कॉलेज में जो बच्चे बैठे हैं उनको ये चीज लेक्चर में डिलीवर कर रही है, बता रही है, स्पीच दे रही है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम, यहाँ तक लिख लिया तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पेज में चलूंगी। कम ऑन जल्दी बताइए सभी सभी, कम ऑन जल्दी करें, यस ऑल ऑफ यू फटाफट लिखें, फटाफट लिखें। चलिए अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट, जो लेट जिनके नेटवर्क इश्यू आ रहा है कोई बात नहीं, आप आराम से एक बार इसको देख लेना वीडियो को, ठीक है। अब क्या होता है, मेनली वर्जीनिया वुल्फ ट्राइज वर्जीनिया वुल्फ ये कन्वे करना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है, दैट मेन ऑलवेज, जो लोग जो मेल है, ऑलवेज राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट द विमेन, लेडीजों के खिलाफ ही हमेशा मर्द लिखते हैं, ये उन्होंने बताया, कन्वे करने की कोशिश करिए अपने इस ऐसे से, ठीक है। Here Wolf does not want to write वो यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहती है, do not want to write the name of any author, वो किसी का नाम नहीं लिखना चाहती, नहीं बताना चाहती है, लेकिन इसीलिए उन्होंने यहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर जोड़ दिया, हेंस आप इसमें लिख सकते हैं, हेंस इस तरीके लिख लीजिए, फिक्शनल कैरेक्टर hence fictional character Professor 1X is being used। आई बात समझ में कि नहीं, यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको, जल्दी से बताएं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। अब होता क्या है, वो फिक्शनल कैरेक्टर भी बना दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद मैरी बेटन को लगता है भूख लग गई है, तो वो लंच के लिए जाती है। तो लिख लीजिए, आफ्टर सीइंग द बुक्स,
और फिर वो उसी यूनिवर्सिटी के लंच मेस में चली जाती हैं लंच करने के लिए। अब जब वो लंच के लिए जाती हैं तो वहां पर जब बिल आता है, क्योंकि बहुत पैसे वाला कॉलेज रहता है, बड़ा कॉलेज रहता है, क्योंकि वो लड़कों का कॉलेज है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो वहां जब वो जाती है तो वहां जब बिल उसके सामने आता है तो उसके मन में एक ख्याल होता है कि चलो भाई ये अच्छा है कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे, जो मेरे इनहेरेंट थे, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा, अच्छे खानदान से थे, पैसे वाले थे, तो मेरे को पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं लकी हूँ। उसको ये रियलाइज होता है कि थैंक गॉड मैं इतना एफर्ट तो कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ खाना खा पा रही हूँ। ये उसके मन में फिर एक विचार फिर से आ जाता है। तो लिख लिया तो बताइए, फिर हम आगे लिखाएंगे। कम ऑन, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, व्हेन शी वाज पेइंग द बिल, she realizes she is lucky, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती है, as she आएगा, have तो नहीं आ सकता, as she has inherited money in back, मतलब उसके पास सपोर्ट में क्या है, इनहेरिटेड मनी इन बैक, लेफ्ट, इसके आगे एक चीज और लिख लीजिए, लेफ्ट बाय हर डेड आंट, और उस डेड आंट का नाम भी यहाँ पर मैरी बेटन है, सब काल्पनिक है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लगता है कि चलो भाई, मैं कम से कम जब वो बिल पे कर रही थी, बहुत तगड़ा बिल आता है, तो उसको लगता है कि थैंक गॉड मैं इतने पैसे वाली हूँ कि मेरे जो दादी थी, आंट थी उसकी, जो मर गई थी, उसका नाम भी मैरी बेटन ही यहाँ पर बताया गया है, कि उन्होंने मेरे लिए इतना पैसा छोड़ा है कि कम से कम मुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे, सो शी डज नॉट नीड टू वर्क, इसलिए भी वो सोचती है, सो to work in order to earn money. तो कहने का मतलब है उसको ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है अपनी जीविका जीने के लिए। अब वो फ्री है, उसके माइंड में दबाव नहीं है, वो जितना चाहे लिख सकती है, पढ़ सकती है, अपना काम कर सकती है, जो उसके मन में है वो कर सकती है। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपको पैसा होना बहुत जरूरी है फीमेल को, अगर वो राइटिंग करती है, फिक्शन लिखती है, और उसको रूम, प्राइवेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एकांत पीसफुल जगह की जरूरत है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। अब इसी के बाद आगे चलेंगे, हाउ लकी शी रियलाइजेस दैट। तो इसमें एक चीज यहाँ पर, एक ही पॉइंट में यही जोड़ देती हूँ। सो शी वाज लकी दैट शी हैज अ सिक्योर्ड मनी। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियली शी वाज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली शी वाज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। आप जानते हैं ना, कभी कभी पैसा नहीं होता तो बहुत हुनर भी होता है, लेकिन नहीं कर पाते। तो वही चीज यहाँ बताइए कि पैसा था तो उसके अंदर अगर हुनर है तो वो निखार सकती थी। तो फाइनेंशियली शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वाज रियलाइजिंग दैट हाउ लकी आई एम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये एंड हो जाता है, पार्ट 2 खत्म हो जाता है जब वो लंच लुंच करके पैसा देती है। अब हम पार्ट 3 में आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 3 में लिखेंगे हम, मैरी बेटन थिंक्स दैट
अब उसके मन में विचार आने लगता है, वाई एनी वीमेन, कि भाई किसी भी औरत ने, वाई एनी वीमेन, ठीक है, हैज नॉट रिटर्न in the Elizabethan period. अब यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है पार्ट 3 में। अब यहां पर उसके मन में एक विचार आता है मैरी बेटन के, कि ऐसा कैसे संभव है, एलिजाबेथन पीरियड जो रेनेसा का जो समय था, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड था, जिसमें लिटरेचर बहुत पीक पे थी, उस समय पे भी जहां पर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो जी, ये हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, शेक्सपियर जैसे महान व्यक्ति रहे हो, इनका जन्म हुआ हो, उस पीरियड में ऐसा कैसे संभव है कि कोई भी लेडी नहीं निखर के आई बाहर जो किसी ने पोइट्री के बारे में सोचा हो? ऐसा कैसे संभव है? ये इसके माइंड में एक थॉट आने लगा। तो लिख लीजिए, बिकॉज इन दिस पीरियड, ये पीरियड का मतलब क्या है, एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है, because in this period literature was at boom, वो तो हाई पीक में था, ठीक है। एंड इसमें आप ये भी लिख सकते हो, रिटन बाय फेमस राइटर्स एज मार्लो, शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज को तो शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से बताएं, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? यस, बताएं जल्दी, लिख लिया तो बताइए। इसी में नीचे एक लाइन ऐड कर देती हूं, आपको आसान रहेगा। एंड हैज द वेरी सिग्निफिकेंट, and has the very significant age in the history of English literature. क्योंकि उस समय पे यूरोपियन रेनेसा फैला हुआ था, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वो पीरियड कौन सा था, यूरोपियन रेनेसेंस, रीअवेकनिंग, रीबर्थ, है ना। तो वो पीरियड था ये। सबसे पहले इटली में आता है रेनेसा, फिर उसके बाद फ्रांस में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में यूरोप में फैलता है। तो वो ये कह रहे उस टाइम पे तो भाई पूरे यूरोप में रेनेसा था, तो ऐसे कैसे संभव है कि उस पीरियड में कोई भी ऐसा नहीं निकला कि विमेन निखर के आए वहां से, ठीक है। इसीलिए she thinks why women have not written any poetry। भाई इस समय पे तो ऐसा नहीं कह सकते, भाई ये टाइम तो ऐसा था कि जब मौका शेक्सपियर जैसे लोगों को मिला पढ़ने के लिए, अच्छा मौका था, अच्छी फैसिलिटी थी, तो तब फीमेल्स कैसे वंचित रह गई इस चीजों से, वो क्यों पीछे रह गई, क्या रीजन था, क्या लूप होल था, क्या बैकड्रॉप था? ये थॉट, ये विचार मैरी बेटन जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है उसके मन में उत्पन्न होने लगे। सो आई एम राइटिंग इट द पॉइंट, आपने ये लिख लिया तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। कम ऑन, यस, ऑल ऑफ यू हैव डन इट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे हम, लिखिए। सो शी थिंक्स व्हाई women बर्टन, ठीक है, मैरी बेटन, बर्टन कहां से लिखते हैं,
so she thinks, she मतलब मैरी बेटोल, ठीक है. Why women have not returned? कि क्यों किसी विमेन ने नहीं लिखा एनी पोइट्री, ठीक है. और इफ इट वॉज, or if it was not known to the readers. This thought, ब्रैकेट में लिख लो, was, ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, this thought was hitting in Mary Benton's mind. उसके दिमाग में फिर एक बात आई कि ऐसा क्या है कि नहीं कोई दिख के आया कि किसी लेडी ने पोइट्री लिखी हो. भाई उस समय तो चरम में थी लिटरेचर. या फिर ऐसा कैसे संभव है कि रीडर्स तक वो बात ही नहीं, रीडर्स तक वो चीज दिखाई नहीं गई कि अगर किसी ने पोइट्री लिखी है तो रीडर्स कैसे वंचित रह गए कि किसी फीमेल की पोइट्री को नहीं पढ़ पाए. तो एक हिडन एस्पेक्ट, ये चीजें यहाँ पर इन्होंने इनके माइंड में डेवलप होने लगी. जिस समय जिस चीज की सारी फैसिलिटियां थी उस समय की बात चल रही है. दैट वाज योर एलिजाबेथन पीरियड. क्लियर है? तो यहीं पर आके अब वर्जीनिया वुल्फ फिर इसी लाइन में एक बिशप की लाइन है उसको बताती है. तो लिखिए आप, नाउ वर्जीनिया वुल्फ यहां पर अब वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती है, टेक्स द लाइन्स ऑफ बिशप. बिशप की ये लाइन लेती है और बिशप की वो लाइन क्या थी, cats do not go to the heaven. देखिए, cats do not go to heaven. ठीक है. Women cannot write the plays of Shakespeare. तो पूरा का पूरा ये जो बात थी ये शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पर. तो टू क्रिटिसाइज शेक्सपियर, यहाँ पर बिशप ने इस लाइन से शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, क्योंकि आप जानते हो शेक्सपियर ने भी तो सबकी कॉपीराइट ही किया है, हर चीजों को कहीं से लिया है, कहीं से लिया, कहीं से लिया है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है. वो कहते हैं कि कैट्स डू नॉट गो टू हेवन. ये तो भाई संभव ही नहीं है कि कैट्स हेवन पे चली जाए. ठीक उसी प्रकार विमेन भी शेक्सपियर के प्लेस को नहीं लिख सकती. ये पूरा कटाक्ष किसके लिए था, शेक्सपियर के लिए, बिशप ने जो अपनी इस लाइनों में कहा. ठीक है. ये उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए इस चीज को इसलिए कहा क्योंकि किसने कहा, ये वर्जीनिया वुल्फ समझा रही है कि शेक्सपियर जिस समय बहुत बड़े एक लेगेसी में थे, एक बहुत ज्यादा ही वाज अ फेमस ड्रामेटिस्ट एट दैट पीरियड, जिसे सब कोई जानता था. फिर उस पीरियड में ऐसा कैसे पॉसिबल है जब उनको सारी फैसिलिटी मिली कि वो पढ़ लिख जाए, वो उस लायक बन जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनकी सिस्टर जुडिथ इससे अनभिज्ञ रह गई. हाउ इट वाज पॉसिबल कि उनको इसमें लिखने की वो नहीं मिली, उनको ऐसा नहीं मिला. तो जुडिथ भी यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे जो लास्ट पार्ट में आएगा,
उसमें जुडिथ वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिथ यहाँ पर फिर से एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में ही लिया है वर्जीनिया वुल्फ ने इन हर लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आया। ये था उनका जुडिथ, जो कि इनकी खुद की सिस्टर थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से पार्ट 3 कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे पार्ट 4 में। चलिए, अच्छा 1 मिनट। देखिए, इसमें जितना मैं लिखा रही हूँ, मैंने पूरा नट शेल में आपको कहानी ही याद रखनी है। सब चीज मैंने बारीकी से निकाल के फिर लिखी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन घूम के भी आएगा तो आप आंसरिंग आराम से कर सकते हो। आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल भाषा में मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, जुडिथ, जुडिथ शेक्सपियर सिस्टर, और इसी जुडिथ पे अब यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में लेती हैं, अब उन पे कैसे, क्योंकि ये तो बिशप ने कहा था। ठीक है, तो इसी लाइन को लेते हुए वो यहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर जुडिथ को रख के बता रही है। तो देखिए, क्या आपको रिसर्च नहीं करनी है? मैं ऑलरेडी आई एम डूइंग अ रिसर्च फॉर यू एज मच एज इन डेप्थ आई कैन गिव यू द कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग मत कीजिए, मेहनत मैं कर रही हूँ। आप बस, आपको जैसे बताया जा रहा है बस आप वैसे चलते चले। ठीक है, और एक ओके फाइन। अब क्या होता है, तो हम जुडिथ वाले पार्ट में चलेंगे। अब थोड़ा सा एक फिक्शनल कैरेक्टर जो यहाँ पर अब ले लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए। ठीक है, तो लिख लीजिए जुडिथ हैंग होगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, इसको फिक्शनल लिया है, ये याद रख लेना। शेक्सपियर की सिस्टर है, लेकिन ये जुडिथ यहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में लिया है। ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर टेकन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसी के संदर्भ में फिर ये इस चीज को बताएंगे ना। ठीक है, तो देखिए क्या बोलती है, इलस्ट्रेट्स दैट, यहां पर ये चीज बता रही है, इलस्ट्रेट दैट, ये बता रही है, क्या बता रही है, women with Shakespearean अच्छा women तो नहीं लिख सकते क्योंकि जुडिथ तो अकेली है ना, women मैन करिए इसको, women with Shakespeare's gift, इस तरीके से लिखिए, women with Shakespeare's gift would have been denied DENIED, ठीक है, denied to some opportunity अभी मैं इसका पूरा कोर बताऊंगी आपको, आप लिख लो इसको पहले, to some opportunity to develop them, ठीक है, because doors are closed to women.
वो इसलिए क्योंकि उनको विमेन्स को एजुकेट नहीं किया गया, विमेन्स नॉट एजुकेटेड। उसका एक उदाहरण यहाँ जो जुडिथ कैरेक्टर ले रखा है फिक्शनल जो उन्होंने लिया है, वो ये बताती है कि शेक्सपियर के टाइम पे, भाई ये तो एक वरदान था, शेक्सपियर का पीरियड तो एक वरदान था, और शेक्सपियर की बहन जो खुद जिसके घर में कोई कमी नहीं, उसको पढ़ने से कैसे वंचित रख दिया गया, उसको क्यों नहीं मिली वो अपॉर्चुनिटी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली उसको कि उसको भी पढ़ने को आगे बढ़ावा दिया गया। जिस समय की जिस तरीके से शेक्सपियर को आगे बढ़ाया गया उसी टाइप से जुडिथ को क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया, बिकॉज शी वॉज वीमेन, इस वजह से इट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के बाद नीचे लिखो शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उनको वंचित रखा गया पढ़ाई से। ठीक है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हो आप। इसके बाद आगे चलेंगे, यहां तक लिख लिया तो बताइए। चलिए आगे चले। ठीक है, सब लोग बताएं जल्दी जल्दी, कम ऑन। चलिए अब मैं थोड़ा आगे चलूं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसी के पॉइंट के नीचे लिखिए किल हरसेल्फ फ्रॉम राइटिंग। और उन्होंने अपने आप को मार डाला लिखने से, क्योंकि वो पढ़ी नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर शायद बढ़ाया जाता तो वो भी एक शेक्सपियर जैसा ही नाम बढ़ा कर सकती थी, जो कि उनके पास तो बैकअप था, सब कुछ था। ठीक है, तो शी किल हरसेल्फ फ्रॉम राइटिंग whereas शेक्सपियर जबकि शेक्सपियर क्या थे, lived on and established वो उस समय जी रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और एस्टेब्लिश कर रहे थे एक लेगेसी को इसी फील्ड में। एक तरफ तो भाई आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ बहन को वंचित किया था पढ़ने से। तो ये एक, जब वर्जीनिया वुल्फ जब इस एक्ट को बताती हैं तो वो ये भी बोलती हैं कि जो पॉइट्स होते हैं, कोई भी पॉइट है, कोई भी ऑथर है, यदि ऑथर मर जाता है तो मरने के बाद चाहे वो दफन भी हो गया हो, अब स्पेशली यहाँ फीमेल की बात चल रही है क्योंकि फीमेल के ऊपर है, तो वो कहती है अगर कोई लेडी का मन था, जैसे जुडिथ का मन था, वो जुडिथ को ही बताती है, इसी एक्ट में बताती है कि जुडिथ जो मर गई बिना कुछ किए, जो उनकी इच्छाएं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर चुकी हैं, उनकी इच्छाएं मर गई हैं। कहती है हम जो फीमेल्स हैं, हम उनके इस सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी किसी पॉइंट के सपने खत्म नहीं होते। उनके कहने का मतलब ये था कि भले ही जुडिथ मर चुकी हो, लेकिन उनके अंदर के जो विचार थे कि मुझे लिखना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, अगर वो नहीं कर पाई तो इसी चीज को हम लोगों को आगे बढ़ के करना चाहिए, जिससे कि एक पॉइंट, एक फीमेल हमेशा आगे बढ़ती जाए। और वही नाम वो चाहती थी कि फीमेल भी आगे आए, हम उस लेगेसी को आगे बढ़ाए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यहाँ तक समझ में आया। इसी के बाद नीचे लिखिए इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, it would have been impossible, ठीक है, completely to any women, किसी भी लेडी को ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी भाई। एनी women, किसी भी लेडी को ये बहुत मुश्किल हो जाएगा to write the plays it would have been, हो चुका है परफेक्ट टेंस है, मतलब ये बड़ा मुश्किल था शेक्सपियर के टाइम पे कि कोई भी लेडी शेक्सपियर के पीरियड में लिख ले। तो यह है completely to any women to write in the age of
शेक्सपियर। तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर की एज में ये चीज बड़ी असंभव थी, मानो कि कोई भी लेडी कुछ लिख ले, असंभव कर रखा था। ये चीज उन्होंने अब बताया है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन जो जुडिथ वाला है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा लंबा है तो हमें थोड़ा कनेक्ट करके करना पड़ेगा। अब हम यह हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पे। तो पार्ट फोर्थ पे आ जाओ। ये काम ये कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल के लिए ये पेंडिंग नहीं रखेंगे ना, तो आज ही खत्म कर लेते हैं, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, इसको खत्म कर लेंगे। देन टुमारो आई विल स्टार्ट विद शायद अमिताभ घोष, आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ में चलिए। कल क्या है, फ्राइडे है ना, परसों सैटरडे। ठीक है, पार्ट फोर पे चलेंगे। ठीक है, अब पार्ट फोर पे चलो। वन मोर आइडिया हिट टू मैरी बेटन। फिर से कहानी में आ जाओ, फिर से कहानी में आ जाओ। मैरी बेटन को एक और आइडिया क्या कर दिया, हिट कर गया। दैट व्हाई women have only written that only written novel। ऐसा क्या रीजन था कि विमेन्स को सिर्फ नोवेल्स पकड़ा दी गई कि तुम नोवेल्स ही लिखो, आज तक कोई विमेन पोइट के रूप में क्यों नहीं आया? ये हिट किया, ये क्वेश्चन भी इनके दिमाग में हिट किया। Why they have not written any poetry? क्या रीजन है कि उन्होंने पोइट्री नहीं लिखी, सिर्फ नोवेल्स तक छोड़ दिया? There might have been, फिर उनके दिमाग में एक बात आई, there might have been some लिख लीजिए, there might have been some women in आप इस तरह से इंटरेस्टेड इन ड्रामा। तो इनका सोचना भी जाहिज है। ऐसी क्या बात है कि भाई जो विमेन्स थी, ऐसी एक भी लेडी नहीं आई जिसके मन में ये विचार आया कि मैं पोइट्री लिख लूं या मैं ड्रामा लिख लूं? ऐसा कैसे संभव है भाई? हर किसी का टेस्ट एक ही तो नहीं हो सकता। किसी ने नोवेल लिखा, किसी को लगता है मैं पोइट्री लिखूं, किसी का मन क्या होगा मैं ड्रामा लिखूं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारी की सारी जिन जो भी लिखने वाली लेडीजें थी वो नोवेलिस्ट ही रह गई? ऐसा क्यों? So she assumes that they must have not given the private room। तो यहीं पर सिर्फ नीचे लिखेंगे हम, नीचे पॉइंट में लिखिए, she assumes that वो ये मान लेती हैं that they must have not given the space to do so। उनको ऐसा मौका नहीं दिया गया होगा। उनको स्पेस का मतलब होता है फ्रीडम, पीस, शांति, कि वो उनको एक पर्टिकुलर एक रूम देते हैं। क्योंकि भाई कोई भी चीज पोइट्री लिखेंगे या ड्रामा लिखेंगे, नोवेल्स में तो फिक्शन है, कुछ भी लिख दो, उसमें कोई ज्यादा सरदर्द वाला काम नहीं है। लेकिन जो पोइट्री है या ड्रामा है उसके लिए तो बड़ा सोचना पड़ता है, थॉटफुल प्रोसेस होना पड़ता है, उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो उनके लिए पर्टिकुलर कमरा चाहिए, पैसा चाहिए। तो शायद यही चीज कि उनको ना पैसा मिले न जगह मिले, सिर्फ ये पब्लिक के ही बीच में रह जाए, प्राइवेट रूम, प्राइवेसी इनको ना मिले, इस वजह से ही ये नोवेलिस्ट तक ही सीमित रह गए। समझ में आ गया? फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखिए देयर वाज, अब मैंने जो स्पेस की बात करी है तो आप चाहें तो लिख लीजिए, स्पेस का मतलब यहाँ पर है नो फ्रीडम रिगार्डिंग देयर चॉइस ऑफ राइटिंग। नो फ्रीडम regarding their choice of
राइटिंग, उनका क्या मन है कि मुझे क्या लिखना है, इससे उनको दूर रखा गया कि तुम्हें तो मतलब ही नहीं है, तुम सिर्फ नोवेल लिखो, नोवेल लिखो, नोवेल लिखो। विच शी कॉल्ड एज स्पेस, उसी को इन्होंने स्पेस कहा। दैट मीन्स नो प्राइवेट स्पेस फॉर देम। अभी आगे लिखाती हूँ मैं इसी का मतलब, यहां तक लिख लिया तो बताइए, फिर मैं आगे चलूं, जल्दी से बताएं, कम ऑन, लिख लिया, बताइए जल्दी, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। इट मीन्स इट मीन्स राइटिंग नोवेल टू यू नो, मतलब ये आप लिख लो कि नो पीस फुल एनवायरनमेंट, जो स्पेस का मतलब था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, मैंने बताया है ना, ऐसा लगता है तो इतना लेडीज है तो कौन लगाए। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सी नोवेलिस्ट का एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा जेन ऑस्टिन का दिया है। क्या दिया है? एग्जाम्पल वॉज गिवन, उन्होंने रेफरेंस दिया, एग्जाम्पल दिया कि इनको नोवेलिस्ट तक ही क्यों रखा, ये और भी आगे जा सकती थी। तो हियर टॉक्ड अबाउट जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन, ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन है ना, जेन ऑस्टिन, AUSTEN, STEN। और आपको पता है ये क्या थी? नोवेलिस्ट थी। शायद इनको मौका मिलता तो ये क्यों ना पोएट्री बना सकती थी, जब इन्हें लिखना ही आता है। तो इफ प्राइवेट स्पेस वाज गिवन टू हर, देन हर राइटिंग कुड बी वेरी डिफरेंट। इफ प्राइवेट स्पेस would have given to her, अगर दिया जाता, her writing could be very different, जो इन्होंने अभी लिखा है उससे और बेहतर हो सकती थी, और अच्छे विचार आ सकते थे, और एकांत में काम कर सकते थे। ठीक है। Women have a hard time writing their, तो यहाँ पर इसी पीरियड में यहाँ बताया गया है women have a hard time भी लिख लीजिए, writing their, ठीक है, they do not have a long tradition the way the male writers do. वो कहते हैं क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट करने को फीमेल को मिला ही कहाँ। शुरुआत से ही देखिए, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टिंग से देखें तो सब मेल्स है, मेल्स है, मेल्स है, मेल्स। तो लंबे समय तक लिखने की जो शैली थी वो फीमेल्स के अंदर नहीं थी जिस प्रकार से मेल्स को थी। तो वो निखरती कैसे? उनको मौका ही नहीं दिया, यही वो कहना चाहती हैं। फीमेल्स वेर सेटिस्फाइड, इसीलिए जो फीमेल्स थी वो सेटिस्फाइड हो जाती थी फिक्शन तक ही। तो लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फीमेल्स वेर सेटिस्फाइड विद फिक्शन, विद राइटिंग फिक्शन। वो बस काल्पनिक नोवेल तक ही सीमित रह गए, फिर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको उनके अंदर कमी निकालते गए। अब उनके अंदर कमी क्यों निकालते हो? क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय से लिखा नहीं, तो कोई चीज जो लंबे समय से लिखे आ रहे हैं उनको तो परफेक्शन आएगा ही ना। तो अगर उनको ही मौका मिलता तो वो भी लिखती। तो यही कारण है कि फीमेल ने सोचा छोड़ो, हम फिक्शन पे ही सीमित हो जाते हैं। सो वीमेन हैव टू फिगर आउट द वे, मैं आगे लिख रही हूँ, ठीक है। सो वीमेन हैव टू फिगर आउट
they have to figure out the way to write, लिखने के लिए that fits their perspective. जो उनकी सोच थी, जो उनका नजरिया था, वहीं तक फिर वो सीमित रह गई और इस तरीके से चौथा पार्ट खत्म हुआ। पांचवा पार्ट इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, पर फिर भी मैं लिखवा रही हूँ, कोई बड़ा भी नहीं है, एक दो कुछ ही का है। यहाँ पर एक कैरेक्टर और है, मैरी कारमाइकल। ये एक ऑथर यहाँ पर दिखाई गई है। इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था लाइफ एडवेंचर। ये इनका वर्क है, ये भी फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैरी बेटन कहती है कि उनको इनके इस नोवेल में बहुत सारी फ्लॉ, खराबी, एरर देखने को उन्होंने देखे। तो मैरी बेटन नोट्स that how much flaws का मतलब होता है कमी, ठीक है, एरर, आर इन दिस नोवेल। ये नोवेल लाइफ एडवेंचर जो इन्होंने लिखा, मैरी कारमाइकल, ये दिखाना चाहती कि फीमेल ने लिखी है। तो वो जो ट्रेडिशन वाली बात आई ना कि इनको तरीका नहीं था लिखने का, तो इन्होंने गलतियां करी। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली, जैसे कि फ्लॉ इन सिंटैक्स। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जुडिथ वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है। फ्लॉ इन सिंटैक्स, सेंटेंस बनाने में गलतियां देखने को मिली। एक्सपेक्टेड सीक्वेंस में गलती मिली। ठीक है, तो इस तरीके से एरर देखने को मिला। तो इट इज सेड दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज सेड दैट it will take a long time, concluding part है ये, ठीक है। It will take a lot of, it will take a lot, it will take a long time। चलो मैंने long time ही ले लिया तो वो भी सही है, lot of time या long time for writers like मैरी कारमाइकल। ये मैरी कारमाइकल जो फिक्शनल कैरेक्टर है, ये सभी उन ऑथर्स के लिए है जो विमेन्स है, ठीक है, विमेन है। तो उन्हीं को यहाँ पर एक, जितनी भी सबको एक ही में मैरी कारमाइकल के रूप में जाना गया है, ठीक है। तो इट इज सेड, ये कहा गया कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर राइटर्स लाइक मैरी कारमाइकल, ठीक है, टू बिकम पोइट्स। और इस तरीके से वो अपने इस लेक्चर को खत्म कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा पूरा जो मैंने आपको रूम ऑफ मॉनसून की पूरी कहानी बता दी, पूरा लिखवा दिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो यू विल बी एबल टू डू सो। कम ऑन, समझ में आ गया? जल्दी से बताएं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ओके, बाय।